Hello and welcome dear students. Once again we are here in the NOS मैथ्स क्लास। और पता है आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन। यकीन मानिए अगर इसके डीप में जाएंगे और गहराई में जाकर के आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस सेक्शन में। आज तक इसके पहले इतने इंटरेस्टिंग वे में आपने रिलेशन पार्ट को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है हमारे पास रिलेशन ऑन अ सेट। तो बच्चों ये रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, इसका नाम ऑन अ सेट क्यों पड़ा? तो देखो, जब भी किसी एक सेट में उसी सेट का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन किया गया, जब किसी एक सेट में उसी सेट का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जितने काइंड्स ऑफ रिलेशन उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जनरेट होते हैं, समझिए एक सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करना है तभी रिलेशन ऑन अ सेट आएगा और उससे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उसका एक सेट बनेगा और उससे हमें रिलेशंस मिलेंगे। उन सारे रिलेशंस को कहा जाता है रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन ऑन अ सेट होने के लिए एक सेट का खुद उसी सेट से प्रोडक्शन बेहद जरूरी है। तो चलिए प्रोडक्शन करते हैं इसका। तो यहां 1 का 1 हो जाएगा, फिर 2 का 1, फिर 3 का 1, फिर 1 का 2, देन 2 का 2, फिर 3 का 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, देन फिर 3 के साथ 3। तो हमें यहाँ कार्डिनल नंबर कितना है, इसका 3 है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्डिनल नंबर फिर मुझे चाहिए कितना, 9 चाहिए। फिर मुझे कितना चाहिए बच्चे, 9 चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, हमने बिल्कुल सटीक एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। अब बच्चों इससे जितने भी तरह के रिलेशन जनरेट होंगे उनका नाम होगा रिलेशन ऑन अ सेट। उनका नाम क्या होगा, रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा पार्ट हमें और समझना होगा और उससे ये और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। चलो वो छोटा सा पार्ट क्या है, इसको बच्चों मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। यहां कुछ कॉलम्स बनाएंगे हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां मैंने लिखा 1 2 एंड 3। मैं करने जा रहा हूं A क्रॉस A। यहां 1 2 एंड 3 लिखा, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, देन 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि जितना प्रोडक्शन हमने किया था वो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक सेट का दूसरे सेट के साथ किस तरह से हम करते हैं और क्या क्या वहां पे चीजें उभर करके आती हैं। तो इतना सा पार्ट मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं और पहुंचते हैं अपने आइडेंटिटी रिलेशन के पास। अब बच्चों ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? देखो कोई भी रिलेशन अगर है तो वो डिपेंड करता है कुछ शर्तों पे, कुछ कंडीशंस पे।
रिलेशन का मतलब सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट से यहाँ नहीं होगा, हम डेली लाइफ में जो रिलेशन फेस करते हैं वो सारे के सारे रिलेशंस भी हमें पढ़ने हैं, जैसे मम्मी पापा का, बहन भाई का, इस तरह के कुछ रिलेशंस हैं, वो सारे के सारे भी यहाँ डिस्कस होंगे। तो जनरली हमें तो इतना सा तो मालूम है ना, डेली लाइफ में भी मालूम है भाई, कुछ शर्तें होती है रिलेशन में, कुछ प्रोमिसेस होते हैं, अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर आप रूठते हैं, रिलेशंस गड़बड़ होता है। तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। यहाँ भी मैथ्स में लगभग वही चीज है, प्रोमिसेस होने चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए, शर्तें अगर ब्रेक होंगी तो रिलेशन फिर ब्रेक होगा। तो चलिए देखते हैं, ये जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, ये कौन सी शर्त बताता है मुझे, ये क्या चाहता है, कौन सी शर्त पे चलता है। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि अगर ए एलिमेंट है किसी सेट का तो फिर ओनली, देखिए एक वर्ड आएगा ओनली, मतलब सिर्फ ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। ये बहुत ही बड़ी शर्त है इसकी, ये चाहता है कि सिर्फ इसको पेयर ही दिखे, इसके अलावा और किसी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इसका जो शर्त है, इसकी जो कंडीशन है आइडेंटिटी रिलेशन की, वो आपको क्लियर हो गया होगा, इसे सिर्फ अपना पेयर ही चाहिए। तो चलिए आइडेंटिटी रिलेशंस को देखते हैं वो कैसे ऑकर करता है। एक सेट मेरे पास 1 2 एंड 3 है, ठीक है बच्चों। अब इससे तो कई कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 बनेंगे, मैंने अभी भी बताया कि 9 पूरे के पूरे पेयर्स बनेंगे। बट अगर कुछ रिलेशन यहां लिखे जाएं तो देखो कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कुछ रिलेशन यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे ये रिलेशन देखो, एक और रिलेशन लिखता हूं मैं, एक और रिलेशन लेते हैं, अब इन तीनों रिलेशन को देखते हैं क्या क्या चीजें उभर करके आ रही हैं। देखो सबसे पहली चीज जो शर्त थी कि अगर ए एलिमेंट है सेट का तो उसका पेयर मुझे दिखना चाहिए रिलेशन में, और सिर्फ पेयर ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो अब यहां बहुत ध्यान से समझो, क्या 1 एलिमेंट है इस सेट का? जी हाँ बिल्कुल है। तो इस रिलेशन में उसका पेयर दिखना चाहिए, जी हाँ पेयर दिख रहा है। क्या 2 एलिमेंट है ए का? जी हाँ है, उसका पेयर दिखना चाहिए, जी हाँ पेयर दिख रहा है। क्या 3 एलिमेंट है ए का? जी हाँ उसका भी मुझे पेयर चाहिए, जी हाँ ये पेयर दिख रहा है। तो ये 100% एक आइडेंटिटी रिलेशन है। जनरली हम आइडेंटिटी रिलेशन जब भी ओके होता है तो हम उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर तो ऐसे किसी भी रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, बट जनरली हम आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये चीज ओके हो चुकी है कि भैया ये कौन सा रिलेशन है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो बस हमारा काम बन गया। और यहाँ पे हमने अगर ओके कर दिया कि सचमुच ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। देखो दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में 1 एलिमेंट है ए का, उसका पेयर यहां दिख रहा है मुझे, ओके मैं करता हूं। 2 एलिमेंट है ए का, उसका भी पेयर मुझे रिलेशन में दिख रहा है, मैं ओके करता हूं। बट 3 एक एलिमेंट है जो इस सेट का है। अच्छा यहां बात किसकी हो रही है, हम इसी सेट को इसी सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब की बात हो रही है। तो फिर मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरे 3 का पेयर कहां है। फिलहाल इसमें मुझे वो दिख नहीं रहा है।
तीन का ढूंढ रहा हूं, बाकियों के तो है लेकिन तीन का पेयर में ढूंढ रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन कतई नहीं है। बात करते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट की। यहां 1 का पेयर तो है, 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, लेकिन शर्त थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। रीजन क्या है गड़बड़ाने का? रीजन क्या है? देखिए, एक एक्स्ट्रा यहां पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दिक्कत यह है ना कि शर्त ये थी कि ये ओनली पे चलता है। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये पेयर चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये पेयर चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो मामला गड़बड़ है। फिलहाल सारे पेयर तो मिल चुके हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया, तो भैया ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक चर्चा अक्सर होती रहती है कि फाई क्या है, जो एम्प्टी सेट होता है वो कौन सा रिलेशन है। ये चर्चा हमेशा होती रहती है, कई बारी ये पूछा गया। अब देखो फाई क्या है, फाई इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं, फाई के पास नथिंग, कुछ है ही नहीं इसके पास। तो शर्त ये थी कि अगर 1 एलिमेंट है उसका पेयर दिखना चाहिए, 2 एलिमेंट है पेयर दिखना चाहिए, 3 एलिमेंट है पेयर दिखना चाहिए, बट इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मेरे ख्याल से बेसिक पार्ट इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आ गया होगा, डीपली आ गया होगा समझ में कि ये आइडेंटिटी रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत मजा आएगा इसमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। चलिए, यहां आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि ये 3 मित्र हैं, राम, मोहन और सोहन। ये 3 मित्र आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सेट हमारे पास मैंने ये बनाया जिसमें कोई बैंक है, मान लो एस मतलब SBI बैंक मान लेते हैं। राम का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है बैंक में, उसने जमा किया है। मोहन ने 2 लाख जमा किया है और सोहन ने 3 लाख जमा किया है। तो ये सेट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब एक कोई कंपनी नहीं आती है, कोई भी मान लीजिए, अब आजकल तो काफी चिटफंड कंपनियां आती रहती है। कोई कंपनी आई, उसने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे को जितना भी दोगे उसका पेयर, यानी कि मान लो डबल में बोलूं तो उसको डबल बना के मैं दे दूंगा, लेकिन सिर्फ डबल ही बना के दूंगा। मतलब आप चाहोगे कि और ज्यादा मिल जाए तो कतई नहीं मिलेगा, जैसे ही आपका पैसा डबल होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक। तो फिर एक रिलेशन ऐसा बनाया गया जिसमें 1 के साथ 1 भी मिल गया, 2 के साथ 2 भी मिल गया और 3 के साथ 3 भी मिल गया। मतलब कहने का, राम ने अपना 1 लाख इन्वेस्ट किया, राम को उसका डबल मिल गया। श्याम ने इन्वेस्ट किया, श्याम को भी डबल मिल गया। और सोहन ने इन्वेस्ट किया, मेरे ख्याल से राम, मोहन और सोहन है, ठीक है। मोहन ने इन्वेस्ट किया, मोहन को भी डबल मिल गया, और सोहन ने इन्वेस्ट किया तो सोहन को भी अपना डबल मिल गया। तो भैया ये तो ओके ओके हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो ही जाना है, बिल्कुल हो जाना है। कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी ने जो वादा किया था वो इसको पूरा कर लिया। लेकिन सारी कंपनियां तो ऐसी होती नहीं है। हुआ क्या कि एक दूसरी कंपनी आई, उसने भी सेम शर्त रखा कि भैया आप मेरे यहाँ पैसा जमा करो, मैं आपको डबल करके दे दूंगा, लेकिन सिर्फ डबल ही करके दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर से कहानी शुरू हो गई। राम ने कुछ पैसे लगाया, मोहन ने अपना लगाया, सोहन ने 3 लाख लगाया। अब हुआ क्या
कि कंपनी ने राम को तो डबल करके दे दिया, मोहन के 2 लाख को भी कंपनी ने डबल करके दे दिया, लेकिन जब सोहन को पैसा देने की बारी आई, सोहन का 3 लाख, तो कंपनी क्या हो गया, भाग गया, कंपनी फरार हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई यहां पे, देखिए अब केवल राम, भाई राम तो खुश हो गया, मोहन को भी मिल गया, चलो वो भी खुश हो गया, लेकिन सोहन का पैसा तो डूब गया ना, मामला तो गड़बड़ हो गया। शर्त तो ये थी कि सबका मिलना चाहिए, तो फ्रॉजरी तो हो ही रही है, ये फ्रॉड ही हो गई। फिर आप इसको गलत ठहराओगे, फिर आप इसको काटोगे। भाई मान लो ये दोनों छोड़ दें, जिसका 3 लाख लगा है सोहन का, वो थोड़ी कंपनी को छोड़ेगा, वो तो लपेटे में लेगा। तो भैया शर्त पूरी नहीं हुई, शर्त जो हुई थी कि सबको देने का, वो पूरा नहीं हुआ, तो काहे का रिलेशन, फिर वहां रिलेशन गड़बड़ हो गया। तो भैया ये फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक, अब बारी आई फाई की। ये तो भाई साहब और खतरनाक हो गया, ये और खतरनाक हो गया। भाई कंपनी आई, कंपनी ने बोला कि ऐसा करो, 1 लाख तुम लगाओ, 2 लाख तुम लगाओ, 3 लाख तुम लगाओ, मैं तुम्हें पेयर करके डबल डबल करके दे दूंगा, मैं शर्त करता हूं। लेकिन हुआ क्या, फाई यानी कि एक इम्पिटी। हुआ क्या कि जब ये लोग अपने अपने पैसों को लेने के लिए गए यहाँ पे, तो पता चला यहाँ कंपनी ताला लगा के फरार है, किसी को कुछ भी नहीं मिला। मतलब इम्पिटी यानी कि फाई अगर होता है तो कोई पेयर नहीं रखता, मतलब किसी को कुछ भी नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स ये फ्रॉजरी वाले में जाएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं माना जाएगा। कोई रिलेशन तब नहीं माना जाता है जब वो शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो रिलेशन ब्रेक हो जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी रिलेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब कभी भूलने वाली कंडीशन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ कुछ ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन की तरह चलता है, कुछ कुछ चलता है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से ऊपर जा रहा है, बट फिर भी मैंने दे दिया है, कभी जरूरत पड़ी तो लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला है 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट में। जैसे मान लो ये सेट है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, तो बस यहाँ 3 भर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा, बस इतनी सी बात। चलिए अब यहां समझते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था, कोई भी रिलेशन शर्तों पे चलता है, तो चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की शर्त को समझते हैं क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि अगर ए एलिमेंट है किसी सेट का, तो उसका पेयर रिलेशन में मिलना चाहिए। अब बच्चों ये आइडेंटिटी से क्यों अलग है, देखो आइडेंटिटी में एक शर्त थी कि सिर्फ ओनली पेयर्स चाहिए, रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा लीनियंट है, ये कहता है कि चलो ठीक है, हमें अपने पेयर से मतलब है, पेयर के अलावा कुछ हो जाएगा तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेयर के अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे अपने पेयर्स मिल जाए। तो यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ये किसी चीज पे अड़ा नहीं है कि भैया हमको सिर्फ जोड़े ही चाहिए। ये कहता है ठीक है, मुझे अपने जोड़े मिल गए, काम खत्म, बाकी आजू बाजू मेरे आके कौन बैठ रहा है उससे क्या मतलब है, झगड़ा लड़ाई मैं नहीं करने वाला। तो ये वो थोड़ा सा शरीफ टाइप का है। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि इससे बाकियों से नहीं मतलब है, इससे अपने जोड़े से मतलब है। तो चलिए इसमें कुछ चीजों को समझते हैं। तो एक सेट मैंने यहां पे ले लिया, 1 2 एंड 3 इसके पास एलिमेंट्स हैं, और एक रिलेशन ये रखा 1 1 2 2 3 3। फिर दूसरा एक रिलेशन रखा 1 1 2 2 3 3
और 1 3। फिर एक रिलेशन रखा 1 1 2 2। फिर एक रिलेशन रखा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये आपका रिलेशन रखा। ठीक है बच्चे, अब देखो देखो यहां इस सेट के पास 1 2 एंड 3 है, तो मुझे 1 का भी पेयर चाहिए, 2 का भी पेयर चाहिए, 3 का भी पेयर चाहिए। शर्त तो ये है ना कि अगर सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसका जोड़ा मिलना चाहिए। तो भैया पहला वाला देखो सबके पेयर्स हैं, तो ओके करो। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि यहाँ ये चीज साबित होती है कि सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं। ये चीज प्रूव हो गई यहाँ पे। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। दूसरी शर्त को समझिए यहाँ पे 1 2 3 के पेयर्स मुझे चाहिए, सबके पेयर्स हैं, यहाँ पे सबके पेयर्स हैं। एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो भाई ये कहता है कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे आजू बाजू कौन बैठ रहा है मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है, मुझे अपने पेयर मिल गए, बस मुझे उससे लेना देना है। तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको आप ओके कर सकते हो। इसके बाद वाले की कंडीशन को समझते हैं यहाँ पे। 1 के साथ 1 तो मिल गया, चलो 1 का तो पेयर मिल गया, 2 का भी पेयर मिल गया, बट दिक्कत आ गई कि 3 का पेयर नहीं है। यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, अब मामला अटक गया। इनका कहना भैया हमको पेयर चाहिए, आप 3 का पेयर दे नहीं रहे हो, तो फिर रिलेशन हो जाएगा ब्रेक, यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चौथे वाले को देखते हैं। चौथे वाले में सबके पेयर्स हैं, तो बस काम मेरा बन गया। अब आजू बाजू क्या है, आप 2 पेयर्स को रख रहे हैं आजू बाजू या 3 पेयर्स को रख रहे हैं, उससे इसको कोई मतलब है नहीं, लेना देना है नहीं। बस सिर्फ जो पेयर्स हैं वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आने चाहिए। मतलब आप किसको डील कर रहे हो, आप ए क्रॉस ए को डील कर रहे हो, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से ही पेयर्स आने चाहिए, अलग से कुछ नहीं आने चाहिए। तो वो सारे पेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ अलग से, जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए गए हैं। 1 2 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, 2 1 भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। तो फिलहाल इससे इसको कोई लेना देना है नहीं, इसको अपने पेयर मिल चुके हैं, तो फिर ये ओके कर देगा, फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे फिर से वही चर्चा करते हैं फाई की, कि भैया फाई क्या है। अब देखो फाई के पास तो कुछ है नहीं, कोई भी पेयर नहीं है, तो ये शर्त पूरा कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से पूरी राम कहानी आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गई होगी, बहुत कायदे से समझ में आ गई होगी। ये पूरी की पूरी जो डील है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और फिर से वही कहानी शुरू करते हैं अपने राम मोहन और सोहन की। तो चलिए देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। तो देखो भैया, तीन दोस्त राम मोहन एंड सोहन, राम का 1 लाख, मोहन का 2 लाख और सोहन का 3 लाख ये बैंक में पड़ा हुआ है। तभी कोई कंपनी आई, कंपनी ने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे को 1 लाख दोगे तो मैं उसको डबल करके यानी उसका पेयर बना के आपको दे दूंगा, लेकिन एक ऑफर और है। पूछो क्या। तो अगर कुछ कंपनी को और बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को और फायदा दिख रहा है, तो हो सकता है आपको आपके 1 लाख के पेयर के अलावा भी कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा भी हम दे सकते हैं। ये आपके लक पे डिपेंड करता है।
तो ये तो और अच्छा स्कीम आ गया कि भैया एक तो आपको 1 लाख का 2 लाख मिल भी रहा है, दूसरा एक्स्ट्रा भी कुछ मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या है भाई। तो सबने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। राम ने 1 लाख, मोहन ने 2 लाख, सोहन ने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने क्या किया कि वादा जो है पूरा किया, तो फिर भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा। फिर वही कंपनी दूसरे साल बिजनेस किया और फिर से अपने सारे वादे को निभाया, सबको अपने अपने पेयरिंग पैसा दे दिया, सबको डबल डबल करके, सबको पेयर बना बना के दे दिया। इसके अलावा कंपनी को मान लो बहुत बेनिफिट हो गया, उसने राम को 1 लाख का 1 लाख तो दिया ही, 1 लाख का 2 लाख भी करके दे दिया, एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। ऐसा ये 2 का 3 लाख ये इसके साथ भी हो गया, इत्तेफाक मोहन के साथ भी। तो भाई तो फिर बल्ले बल्ले है ना, फिर तो ढोल बांगड़ा नजारे सब बढ़िया है भैया, बल्ले बल्ले गाना गाइए, एकदम ढोल बजाइए। ये लोग तो डबल खुश हो गए ना भाई कि मुझे मेरा पेयर भी मिल गया और इसके अलावा और पैसे मिल गए। ये भी बेचारा खुश है और भी पैसे मिल गए। इसको नहीं मिला, चलिए इसकी लक की बात है, बट ये फ्रॉजरी केस थोड़ी करेगा। सोहन जो है 3 लाख लगा के इसको 3 लाख मिल गया, फौजी थोड़ी करे, ठीक है यार लक था इन लोगों को मिल गया। तो सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कहीं भी शर्तें टूट नहीं रही हैं, सब कुछ बल्ले बल्ले है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक तो सारे जोड़े मिल गए, उसके अलावा कुछ है तो कोई मतलब है नहीं, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आगे देखते हैं कि अगर कोई दूसरी कंपनी आ गई थोड़ी गड़बड़ वाली, उसने ये कर दिया और उसके बाद ताला मार के फरार हो गया। उसने राम को तो उसका लौटा दिया पैसा डबल करके, लेकिन जब मोहन और सोहन के लेने की बारी आई तो पता चला यार कंपनी में तो ताला लग गया। तो कहां बोनस की बात, यहां तो अपने लाले पड़ गए। 2 का डबल करना था वो भी नहीं हुआ, 3 का डबल करना था वो भी नहीं हुआ। पूरी तरह फ्रॉजरी यहां पे चल जाएगी, धोखाधड़ी हो गई, यानी कि रिलेशन ब्रेक हो गया। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि शर्त ये थी कि सबके जोड़े तो कम से कम मिलने ही चाहिए भैया, उसके अलावा कुछ मिल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन पेयर तो कम से कम मिले। यहाँ तो पेयर ही गायब है, तो फिर ये गड़बड़ा गया। उसी तरह से आपका ये एम्प्टी है। अब एम्प्टी के पास, इस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सबका पैसा लेके फरार हो गया, सबका इन्वेस्ट कराया, अचानक से एक दिन रातों रात कंपनी हो गई गायब, किसी को कुछ नहीं मिला। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही नहीं सकता है, मामला गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी स्टेटमेंट, पूरी राम कहानी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की समझ में आ गई होगी, अब आप नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अपने सिमेट्रिक रिलेशन के बाद। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पहले ही दे चुका है, तो वो मैं फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो मैं सही कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 के पावर पे होता है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई, ये होता है जहां n आपका वही है, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 3 यहां रख दोगे तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मिल जाएगा। अब बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है पहले उसको समझते हैं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए इसकी शर्त होती है कि अगर a, b किसी भी रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी कि b, a भी रिलेशन में होना चाहिए, ये शर्त है। अगर ये है तो इसका उल्टा मुझे ढूंढना है, समझिए। तो अगर ए भी रिलेशन में है तो बी भी रिलेशन में होना चाहिए, जहां ए एलिमेंट है सेट का और बी भी एलिमेंट है सेट का। तो मेरे ख्याल से शर्त सिमेट्रिक की समझ में आ गई होगी। सिमेट्रिक यह कहता है कि अगर ए एलिमेंट है किसी सेट का, बी एलिमेंट है किसी सेट का और ए बी वहां पे अगर मौजूद है रिलेशन में, तो फिर इसका उल्टा बी ए भी मौजूद होना चाहिए। अगर ए बी मौजूद है तो फिर बी ए भी मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अगर ऐसा नहीं है
तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई। ए बी है तो मुझे दौड़ के बी ए ढूंढना है, या फिर बी ए है तो मुझे दौड़ के उसका उल्टा ए बी को ढूंढना ही पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन काउंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको समझते हैं, कुछ रिलेशंस को यहां पे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक रिलेशन मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3। दूसरा रिलेशन लिखा 1 1 2 2। तीसरा रिलेशन लिखा 1 2 2 1। चौथा रिलेशन लिखा 1 2 2 1 1 3। पांचवा रिलेशन लिखा 2 3 3 2। छठवां रिलेशन लिखा 3 2। ठीक है, ये सारे रिलेशन मैंने जनरेट किए हैं ए से। ए के पास ये है और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही ये रिलेशन सारे के सारे जनरेट हुए हैं। चलो अब पता करते हैं इनमें से कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। देखो यहां पे हमारी शर्त ये थी कि अगर ए बी है तो उसका उल्टा ढूंढना है। तो देखो 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 1 मौजूद है, मतलब 1 1 का उल्टा 1 1 यहाँ पहले से ही मौजूद है। लेकिन चूंकि ये आपका सेट का सेक्शन है, तो सेट में एक ही चीज डबल बार दो बार लिखी नहीं जाती है, तो हमने इसको 1 1 लिख के छोड़ दिया। बट ठीक है, 1 1 का उल्टा 1 1 मौजूद रहा होगा। जैसे मेरा ये कहना है कि 1 1 का उल्टा क्या 1 1, तो ये मौजूद रहा है इस सेट में। लेकिन सेट की एक सीमा है, एक लिमिट है। सेट ये कहता है कि आप एक ही चीज को दो बार नहीं लिख सकते हैं, तो आपने उसी 1 1 को 1 1 लिख दिया। यानी कि अगर पेयर वाले कुछ सेक्शंस हैं, उनके ऑलरेडी उल्टे पेयर्स मौजूद होते हैं, बस वो दिखते नहीं है क्योंकि सेट उसको अलाउड नहीं करता है लिखने के लिए। तो हम यहाँ बिल्कुल क्लियर कट हैं कि सबके उल्टे पेयर्स मौजूद हैं, यानी कि शर्त पूरी हो रही है। यानी कि ये एक रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक है। तो एक आपके जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। चलिए दूसरे पे आते हैं। यहां भी नॉर्मली वही स्थिति है, इसका उल्टा 1 1 मौजूद है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 मौजूद है। तो कुछ सोचना नहीं है, फिर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। इस पे आते हैं। 1 2 है, इसका उल्टा पेयर में ढूंढ रहा हूं, बिल्कुल मुझे मिल रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहां पे आते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1, अच्छी बात है। 1 3 का उल्टा मैं ढूंढ रहा हूं, 1 3 का उल्टा मैं 3 1 ढूंढ रहा हूं, बट इसमें 3 1 नहीं है, यानी कि ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। शर्त ये थी कि अगर ए बी मौजूद है तो बी ए होना चाहिए, यानी कि 1 2 मौजूद है तो 2 1 होना चाहिए, तो है यहाँ पे। बट ये भी तो शर्त है कि 1 3 मौजूद है तो 3 1 भी वहां होना चाहिए, 1 3 के साथ क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मामला संदिग्ध है, गड़बड़ है, शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 3 का उल्टा मुझे नहीं मिल रहा है। इस पे आते हैं।
2 3 का उल्टा मुझे चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो 3 2 मुझे मिल रहा है, तो ये ओके हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें 3 2 है और इसका पेयर होगा, जो उल्टा पेयर होगा वो 2 3 होगा। तो 3 2 का उल्टा पेयर मैं ढूंढ रहा हूं इसके अंदर, बट मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर ये एक असिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से पूरी क्रिस्टल क्लियर कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फाई की। अब यहां लफड़ा है। अब किसी ने पूछा कि बताओ एम्प्टी सेट यानी कि फाई कौन सा रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बच्चों फाई एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यस। देखो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जब ए बी मौजूद है, समझिए यहीं समझिए, जब ए बी मौजूद है तभी हम बी ए को ढूंढेंगे। शर्त ये थी, अगर ए बी मौजूद है तभी बी ए ढूंढा जाएगा, अगर ए बी मौजूद ही नहीं है तो फिर बी ए ढूंढने की कोई मतलब ही नहीं है। अगर ए बी मौजूद ही नहीं, अब इसमें तो ए बी, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें ए बी या बी सी ऐसे करके कोई चीज है ही नहीं। जब ए बी मौजूद ही नहीं है तो उसका उल्टा ढूंढने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यानी कि एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी शर्त को ये वायलेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि शर्त को तोड़ नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। शर्त ये थी कि ए बी, अगर ए बी है तभी बी ए ढूंढा जाएगा। जैसे इसमें 3 2 है तो मैं 2 3 ढूंढूंगा, लेकिन जब है ही नहीं कुछ तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। देखिए पूरा एक एक फ्रेम को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले कोई रिलेशन सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको यह जाननी होगी कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। होता है वो बाद की चीज है। चलिए सबसे प्राइम पार्ट हमें यह समझना है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होता है, इसको समझिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होता है। तो उसमें केवल एक ही कंडीशन है, देखिए, व्हेन अ रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होता, वो तब नहीं होगा जबकि ए बी मौजूद है रिलेशन में, लेकिन उसका उल्टा रिलेशन में मौजूद नहीं है। ए बी का उल्टा नहीं मौजूद है, तो फिर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात आगे समझ में। जब भी शर्त ब्रेक होगी, शर्त यही थी, शर्त ब्रेक हो गई, ए बी का बी ए नहीं हुआ, शर्त ब्रेक होती है तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन है। तो कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए बी मौजूद हो और बी ए मौजूद ना हो, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। एक ऐसा रिलेशन जिसमें ये सेंटेंस आ रहा है, इज सिस्टर ऑफ। ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा, आपके स्कूलिंग लेवल के एग्जाम में बहुत आता है, इज सिस्टर ऑफ। ये किस प्रकार का रिलेशन है? तो बच्चों इज सिस्टर ऑफ कंडीशनल पे डिपेंड करता है, कंडीशन क्या चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं इस कंडीशन में इज सिस्टर ऑफ कौन सा रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए एक अच्छी सी फैमिली आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसमें इस फैमिली में 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं। देखिए ध्रुव है, यानी कि एक बेटा है, और श्वेता एक बेटी है। तो अब यहां पे समझिएगा इज सिस्टर ऑफ, तो यहां चलते हैं। श्वेता रिलेट कर गई किससे? ध्रुव से। ऐसे ये एलिमेंट हो गया रिलेशन में। श्वेता रिलेट कर गई किससे? ध्रुव से।
और ये एक रिलेशन बना, यानी कि आप लिखना चाह रहे हैं श्वेता, और फिर ये सेंटेंस क्या है, इज सिस्टर ऑफ, तो आपने लिख दिया श्वेता इज सिस्टर ऑफ किसकी, ध्रुव की। अच्छी बात है, श्वेता इज सिस्टर ऑफ ध्रुव। अब देखिए, अब मजा आएगा, श्वेता इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, तो ठीक है। अब मैं मेरी शर्त ये थी कि इसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए था। अगर मैंने इसको उलट दिया, जैसे DS को लिख दिया, अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन में है या नहीं है। क्या SD अगर रिलेशन में है तो DS भी रिलेशन में है या नहीं है, चलो देखते हैं। तो जब D को मैंने पहले लिखा तो मुझे D से सेंटेंस शुरू करना होगा, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा ध्रुव इज, सेंटेंस तो ये लिखना है ना, बार बार सेंटेंस वही लिखना है, ध्रुव इज सिस्टर ऑफ श्वेता। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं, ध्रुव श्वेता का सिस्टर थोड़ी है, ध्रुव इज ब्रदर ऑफ श्वेता होगा। तो भैया यहां तो आपने लिख लिया श्वेता इज सिस्टर ऑफ ध्रुव, उल्टा आप लिख नहीं पा रहे हो, यानी कि SD तो मौजूद है लेकिन उसका उल्टा DS रिलेशन में मौजूद नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत हो रहा है। यानी कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन इस केस में, इस परिवार के केस में ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। चलिए, बड़ी मजेदार वाली चीज है। अब हम देखते हैं कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होता है। देखो, नहीं होता है के लिए केवल एक कंडीशन है बस, कि ये वायलेट हो जाए, ये गड़बड़ा जाए मामला, शर्त पूरा ना हो। और होने के लिए दो कंडीशन है। अब देखते हैं कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ये तो हमने समझ लिया कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ये समझेंगे कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा। चलिए उसको देखते हैं। When relation will be symmetric, कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, तो इसकी दो शर्तें हैं। देखिए, दो केस बनेगा। देखिए केस 1 क्या बन रहा है। केस 1 ये बन रहा है कि अगर AB रिलेशन में है, उसका उल्टा भी रिलेशन में हो गया, तो फिर ये सिमेट्रिक 100% होगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। जहां A एलिमेंट A का है और B एलिमेंट सेट का है, उसी सेट का। तो अगर AB मौजूद है और उसका पेयर भी मौजूद है, तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इसको देखते हैं। अब दूसरी एक फैमिली आ गई, ये दूसरी फैमिली है। देखिए, इसमें दो बहनें ही बहनें हैं, और यहां भी वही रिलेशन मैंने कर दिया, सेंटेंस मैंने वही रखा, इज सिस्टर ऑफ, लेकिन फैमिली बदल गई तो रिलेशन भी बदल जाएगा। देखिए, फैमिली में दोनों बहनें ही हैं, दिव्या और श्वेता, ये दोनों बहनें हैं। अब समझिए, अब मैंने लिखा दिव्या रिलेट कर गई श्वेता के साथ रिलेशन में, तो मैं लिखूंगा दिव्या इज सिस्टर ऑफ किसकी, श्वेता। वाह भाई वाह, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको उल्टा कर दिया, यानी कि मुझे इसका उल्टा पेयर चाहिए था, तो मैंने उल्टा कर दिया। क्या अभी भी ये रिलेशन में है? देखते हैं। फिर मैंने इसको उल्टा लिखा, श्वेता, अब मैं आराम से लिख सकता हूं इज सिस्टर ऑफ, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं, इज सिस्टर ऑफ दिव्या। यानी कि ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस है। दिव्या सिस्टर है श्वेता की, तो श्वेता भी सिस्टर होगी किसकी, दिव्या की। यानी कि DS और इसका उल्टा SD भी रिलेशन में ओके है, बहुत बढ़िया है। तो फिर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इस फैमिली के केस में सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, क्योंकि जो सेंटेंस उभर के आ रहा था इज सिस्टर ऑफ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं।
अब केस नंबर 2, जैसे ये वाला था फाई, फाई एक सिमेट्रिक रिलेशन हो रहा था ना। केस नंबर 2 कि एक रिलेशन सिमेट्रिक कब हो सकता है, इसमें दो केसेस हैं। एक तो भैया ए बी बी ए मौजूद है तो हो जाएगा, दूसरे केस में कब होता है सिमेट्रिक रिलेशन, समझिए। देखिए, अगर शर्त फिर वही है कि जब ए बी मौजूद होगा तभी बी ए ढूंढा जाएगा, जब ए बी मौजूद नहीं होगा तो बी ए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस केस में भी सिमेट्रिक हो जाएगा। जब कोई शर्त बनी ही नहीं उस केस में भी सिमेट्रिक हो जाएगा, जैसे फाई वाला केस था, एम्प्टी वाला केस था, तो उसमें भी वो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए एम्प्टी वाला, इस बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो ढूंढेंगे कब, जब ए बी होगा तभी बी ए ढूंढना है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस फैमिली को समझिए, यहां अगर मैंने लिख दिया इज सिस्टर ऑफ, तो फिर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि इस फैमिली के पास बच्चे ही नहीं है, तो लिखोगे क्या? यहां ध्रुव, श्वेता, श्वेता, दिव्या जैसी कोई चीज है ही नहीं, ना तो इनको कोई बेटे हैं ना तो कोई बेटियां हैं, कुछ भी नहीं है यार। तो जब यहां कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, इनके जब बच्चे ही नहीं हैं, तो आप कुछ ऐसा ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, यानी कि एक पेयर है ही नहीं तो दूसरा कैसे ढूंढेंगे? तो इस केस में भी ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि एम्प्टी एक सिमेट्रिक क्यों होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जिस तरह से इस फैमिली के बच्चे ही नहीं है तो फिर रिलेशन जनरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसी तरह से ये वाली कहानी चल रही है एम्प्टी वाली। तो मेरे ख्याल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्या चल रहा है, तो मजा आ रहा होगा रिलेशन में, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। नेक्स्ट अपने पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन की शर्त है कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है, तो बी और बी हटा करके ए और सी रिलेशन में आ जाए। इस तरह से ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो बी और बी हटा करके ए सी भी रिलेशन, मतलब इन्हें ट्रांजिटिव पेयर्स कहा जाता है। ए बी और बी सी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव पेयर्स। इसमें अंदर अंदर वाले एलिमेंट्स सिमिलर हैं तो उनको हटा करके और जो बचे पार्ट हैं उनको लिया जाता है, तो ये ट्रांजिटिव पेयर्स बन रहे हैं। देखिए ए बी के साथ बी सी एक ट्रांजिटिव पेयर बना रहा है, शर्त ये होती है कि इसको हटा करके जो बचे वो रिलेशन में होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी, ए बी सी जो तीनों हैं वो किसी न किसी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। ए बी सी जो तीनों हैं, ए है, बी है, सी है, वो किसी एक सेट के एलिमेंट होने चाहिए, और ये रिलेशन जनरेट होना चाहिए उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये शर्त आपको समझ में आई होगी कि ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यही ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है या शर्त है। थोड़ा सा टेढ़ा होता है, चलिए तो इसको समझते हैं। कुछ रिलेशंस यहाँ पे लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत ढंग से। आइए, 1 1 2 2 3 3, दूसरा रिलेशन है 1 1, तीसरा रिलेशन है 1 2 2 1 1 1, चौथा रिलेशन है 1 2 2 3, पांचवा रिलेशन है
1 2 1 1। नेक्स्ट अपने पास है 1 2 2 3 और 1 3। एक और लेते हैं 1 3 और 3 2। चलो अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव हैं और कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए समझते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसे कटने वाले पेयर बन रहे हैं, कोई भी ट्रांजिटिव पेयर से नहीं बन रहा है, यानी कि शर्त शुरू ही नहीं हो रही है। शर्त शुरू होनी चाहिए, शर्त ही नहीं शुरू हो रही है तो फिर यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिस तरह सिमेट्रिक हुआ था। तो जब कोई ट्रांजिटिव पेयर बने ही ना तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट हो जाता है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, अभी इसको समझाएंगे हम। इसमें भी कोई भी ट्रांजिटिव पेयर नहीं बन रहा है, कोई कटने वाला पेयर ही नहीं बन रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको देखिए, यहां ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है, कटने वाला पेयर बन रहा है, यानी कि 1 2 और 2 1 में 2 2 कटने के बाद मुझे 1 1 चाहिए था। फिलहाल 1 2 और 2 1 में 2 2 कटने के बाद मुझे 1 1 मिल चुका है, यानी कि ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी कि कटने वाले पेयर थे और कटने वाले पेयर कटने के बाद मुझे यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं। देखो ये कटने के बाद 2 1 मिल रहा है, 2 2 कटने के बाद 1 1 भी मिल रहा है, सारे ट्रांजिटिव पेयर ओके चल रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए 1 2 और 2 1 में ट्रांजिटिव पेयर्स दिख रहा है मुझे, 2 और 2 कटने के बाद मुझे 1 3 चाहिए था। देखो 2 और 2 कटने के बाद मुझे क्या बचा हुआ पार्ट क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए, बट ये दिखा नहीं रहा है, यानी कि ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, शर्त ब्रेक हो रही है। यहां पे आते हैं, यहां आप देखो क्या कोई ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है, उसके लिए आप कुछ अलग सा ऐसा लिख दीजिए। इनमें आपस में ये नहीं कट रहा है, चलो इसको उल्टा लिखते हैं, ऐसे इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया। तो 1 1 कटने के बाद मुझे 1 2 चाहिए, तो देखो 1 1 कटने के बाद 1 2 चाहिए मुझे, तो 1 2 यहाँ पे मौजूद है, यानी कि एक ट्रांजिटिव पेयर बन रहा था 1 1 और 1 2 का, कटने के बाद 1 2 चाहिए था जो मौजूद है। बाकी दूसरा ट्रांजिटिव पेयर बन नहीं रहा है, यानी कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये शर्त को पूरा कर रहा है। कटने के बाद मुझे 1 2 चाहिए था, दिख रहा है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पे आप आइए, 1 2 और 2 3 एक ट्रांजिटिव पेयर्स हैं, 2 और 2 कटने के बाद मुझे 1 3 चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो जितने भी ट्रांजिटिव पेयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई इशू यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक ट्रांजिटिव पेयर मुझे दिख रहा था यहाँ पे 1 2 और 2 3 कट के, और 2 2 कटने के बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे 1 3 चाहिए था, जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये ट्रांजिटिव पेयर नहीं है, 100% ये ट्रांजिटिव पेयर है, बिल्कुल ट्रांजिटिव रिलेशन में आ रहा है। तो अब इसमें आप आइए, नेक्स्ट है अपने पास 1 3 और 3 2। अब 3 और 3 कटने के बाद मुझे 1 2 चाहिए था, बट यहाँ 1 2 दिख नहीं रहा है। ये और ये कटने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे 1 2 चाहिए। एक ट्रांजिटिव पेयर्स मुझे दिखा यहाँ पे 1 3 और 3 2, 3 3 कटा, 1 2 मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया से। अब फिर से वही शर्त कि यार फाई क्या है, तो बेचारे फाई के पास तो कुछ है ही नहीं, किसी तरह का कोई पेयर ही नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन ओके हो जाता है। तो एक एम्प्टी सेट पे एक ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट होता है, इसमें कोई सवाल की कोई चीज है ही नहीं, कोई डाउट की कोई चीज है ही नहीं। चलिए इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और भी बेहतरीन डीपली तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, इसको समझिए। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, वो तब नहीं होता है जबकि
ए बी मौजूद हो, बी सी भी मौजूद हो, लेकिन इसको कटने के बाद ए सी मौजूद ना हो, यानी कि शर्त पूरी ही ना हो, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चलिए इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। यहां एक फैमिली आपको दिख रही है, ये ग्रैंडपा है, ये फादर है और ये ग्रैंडसन है, मतलब इनके पापा ये, इनके पापा ये, ऐसा। और शर्त ये है कि इज फादर ऑफ, आपको क्या लिखना है, इज फादर ऑफ, बार बार क्या लिखना है, इज फादर ऑफ। ये किस प्रकार से रिलेशन होगा इस फैमिली के लिए, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ए, ये देखिए ग्रैंडफादर, ए रिलेट कर गया किस से, बी से, ए रिलेट कर गया बी से, ये रिलेशन में है। यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं कि ए इज फादर ऑफ, ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि ए बी के पापा हैं, बिल्कुल है, इनके पापा ये हैं। ए इज फादर ऑफ बी, आ जा भैया, बी को सी से रिलेट कराया, क्या ये भी दोनों रिलेशन में है, यानी कि बी इज फादर ऑफ सी, बी इज फादर ऑफ सी, क्या बी सी के पापा हैं, हाँ बिल्कुल है, सी के पापा भी हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब ये ट्रांजिटिव पेयर बना लिया। अब बी और बी कटना चाहिए, बी और बी कटने के बाद मुझे ए सी चाहिए, यानी कि बी और बी हटाने के बाद ए सी चाहिए था। क्या ये ए सी भी रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, चलो देखते हैं। अगर मैंने लिखा कि ए इज, लिखना मुझे सिर्फ यही है, ए इज फादर ऑफ, तो मैंने लिखा ए इज फादर ऑफ सी, अब मामला गड़बड़ाएगा, बहुत बड़ा सा गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए हैं वो सी के फादर नहीं है, वो सी के ग्रैंड फादर है, दादाजी हैं, और आप लिख रहे हो ए इज फादर ऑफ सी, असंभव। तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यानी कि ये रिलेशन बना ही नहीं रहा है। यानी कि ए बी और बी सी में बी बी हटा के मुझे ए सी चाहिए था, बट मुझे ए सी इसमें तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी शर्त ही पूरी नहीं हो पा रही। इट इज नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जबकि ए बी और बी सी तो हो लेकिन ए सी ना हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इससे तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी चल क्या रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब कब होगा, इसमें दो केस बन रहे हैं। ट्रांजिटिव न होने का केवल एक केस था कि भैया ट्रांजिटिव पेयर मौजूद है लेकिन कटने के बाद कुछ मिला ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, उसकी केवल एक ही शर्त थी। लेकिन कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए दो शर्तें, दो कंडीशन पे वो ट्रांजिटिव हो जाता है। केस वन समझिए, केस वन में सब कुछ ठीक ठाक चले, ए बी हो, बी सी भी हो, और कटने के बाद ए सी हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो फिर कुछ कहना नहीं है, बल्ले बल्ले फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ ए बी सी एलिमेंट होंगे उसी सेट के, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन को निकालेंगे। ठीक, तो सब कुछ बल्ले बल्ले भैया। तो इस रिलेशन को देखो, इस फैमिली को देखो, क्यूट से तीन बच्चे हैं अच्छे खासे,
और शर्त है इज ब्रदर ऑफ, शर्त है क्या, इज ब्रदर ऑफ। तो देखो अगर ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो अच्छे से रिलेट होंगे, क्यों, क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ बी। बिल्कुल सही है यार, ए बी का भाई है। फिर बी को रिलेट करा दीजिए सी से, तो भी लिख लोगे भैया, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो भी लिख लोगे, बी सी का भी भाई है। अच्छा है, बल्ले बल्ले। अब ट्रांजिटिव पेयर मिल रहा है, बी बी कटने के बाद मुझे ए सी चाहिए था, मुझे ए सी चाहिए था। क्या ए सी भी रिलेशन में है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहां मैं लिख सकता हूं ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए सी का भी भाई है। बिल्कुल, जहां ए बी और सी एलिमेंट होंगे किसी न किसी सेट के, किसी खानदान के चिराग हैं, सेट मतलब खानदान होगा, किसी खानदान के 3 चिराग हैं और तीनों चिराग आपस में रिलेट कर रहे हैं। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भी भाई होगा। कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बल्ले 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 बढ़िया चल रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब एक मजेदार स्थिति और समझो, एक और कंडीशन में ट्रांजिटिव हो जाता है। कब कब ट्रांजिटिव होगा? जबकि कोई पेयर ही ना बने, एक ईर घाट और दूसरा बीर घाट। ये देखो इसमें कटने वाले पेयर ही नहीं बन रहे हैं। तो जब पेयर ही कटने वाले नहीं बन रहे हैं तो फिर ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा बता दिया, कि पेयर बना और कुछ कटने के बाद मिला नहीं, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और पेयर बना कटने के बाद मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा। और जब पेयर ही नहीं बने, इस तरह का ट्रांजिटिव पेयर बनाना ही मुश्किल हो जाए, तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट हो जाता है। मतलब कहने का, आपको कोई ट्रांजिटिव पेयर ना दिखे तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा 100%। चलिए इसको समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, व्हेन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? व्हेन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, रिलेशन ये ट्रांजिटिव कब होगा, इसकी दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जनरेट ही ना हो। जैसे इज वाइफ ऑफ, एक रिलेशन है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत बेहतरीन से कई सालों आया है ये प्रश्न। इज वाइफ ऑफ किस प्रकार का रिलेशन है? तो इज वाइफ ऑफ एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, 100% एक ट्रांजिटिव रिलेशन को कोई नहीं काट सकता है। इज वाइफ ऑफ क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो कैसे दिखा देते हैं। देखिए, आपने लिखा ए रिलेट करा रहे हो आप बी से, आप क्या कर रहे हो? ए को बी से रिलेट करा रहे हो। देखो ध्यान से, ए रिलेट करा रहे हो किससे? बी से। आप कहना चाह रहे हो कि ए इज वाइफ ऑफ बी। अच्छी बात है, ए इज वाइफ ऑफ बी, बिल्कुल दिख रहा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए इज वाइफ ऑफ बी, अच्छी बात है, बिल्कुल ए इज वाइफ ऑफ बी, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें ट्रांजिटिव पेयर लिखने के लिए मैं क्या लिखना पड़ेगा? देखो, बी को किसी न किसी अन्य सी से रिलेट कराना पड़ेगा, तभी तो ट्रांजिटिव पेयर बनेगा। बी को सी से रिलेट कराया, क्या ये इस तरह का रिलेशन संभव है? असंभव है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी इज वाइफ ऑफ सी। अब पूरा मामला ही गड़बड़ा दिया आपने, असंभव कर दिया इस चीज को। अरे भाई, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी तो मेल है ना भैया, बी मेल है ना, पुरुष है। अब आप लिख रहे हैं बी इज वाइफ ऑफ सी,
मतलब ये किसकी पत्नी बन जाए भैया? बी है, बी बालवीर है, तो बालवीर को किसकी पत्नी बना दोगे? किसकी पत्नी बनाओगे इसको? असंभव है। ए तो चलो ठीक है, अनीता इज वाइफ ऑफ बालवीर, अच्छी बात है। ए इज वाइफ ऑफ बी, अनीता इज वाइफ ऑफ बलबीर। अब करो बलबीर इज वाइफ ऑफ चेतन। हद है यार, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बलबीर इज वाइफ ऑफ चेतन, पूरा रिश्ता ही बिगाड़ दिया। तो बी इज वाइफ ऑफ सी नहीं हो सकता है, ये असंभव है। ठीक, तो फिर यहां कोई ट्रांजिटिव पेयर बना ही नहीं, यानी ए भी तो था लेकिन बीसी है ही नहीं है। जब ट्रांजिटिव पेयर ही नहीं है, कोई शर्त ही नहीं है, यहाँ पे कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो फिर ढूंढोगे क्या काटने पर? ए बी तो है, बीसी हो ही नहीं रहा है, तो जब बीसी रहेगा तब तो काट के सी ढूंढोगे। यहाँ तो कोई ट्रांजिटिव पेयर मिल ही नहीं रहा है ना, तो फिर ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आया ए इज वाइफ ऑफ बी, तो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ए इज वाइफ ऑफ बी इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए तो वीडियो को थोड़ा सा एंड करेंगे यहाँ पे। और भी रिलेशंस हैं थोड़े बहुत, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव रिलेशन तक बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी रिलेशंस को समझते हैं। थैंक यू।